पाती, जो बहुत छोटा सा चैप्टर है, जो एक इंसान लेखक के द्वारा लिखा गया पत्र है। इसमें 3 पत्र है कि जो महात्मा गांधी को लेखक के द्वारा पत्र लिखे गए, तो उन पत्रों में से गांधी जी ने कुछ पत्रों का जवाब दिया। तो उन पत्रों के बारे में ये चैप्टर है। तो पहले बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो आप लोग सब जानते होंगे, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। उनका जन्म कहा जाता है 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था, और उनका देहांत 30 जनवरी सन 1948 को, यानी कि हमारे देश को आजादी मिलने के बाद हुआ था। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो उनकी पढ़ाई शुरुआत में अपने गांव पोरबंदर में हुई, बाद में राजकोट में हुई, कुछ पढ़ाई भावनगर जिले में श्यामलदास कॉलेज में हुई, और फिर वकीलात की पढ़ाई यानी कि लॉयर की पढ़ाई करने वो इंग्लैंड चले गए। वहां से पढ़ाई करने के आने के बाद वो साउथ अफ्रीका गए, वहां पर उन्होंने काम किया, और फिर वहां पर गोरे और कालों का भेद था, रंग भेद जिसे कहा जाता था। तो उस भेद के सामने उन्होंने लड़ाई लड़ी, और फिर भारत आए, और फिर पूरे भारत की यात्रा की, और धीरे धीरे उन्होंने भारत में एक आजादी की लड़त की ज्योत जगाई, और फिर गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा। कहा जाता है गांधी जी 12 या 13 साल के थे तब उनकी शादी हो चुकी थी। तो आज उनके जीवन के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी, थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको कल दूंगा। चलिए अब शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो यहाँ पर लिखा है कि आप जानते हैं कि गांधी जी को देश विदेश से आने वाले प्रशंसकों, भक्तों से मिलना होता था। यानी कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट आए, और फिर उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, और फिर धीरे धीरे उनका नाम बहुत बड़ा हो गया। तो उनको देश विदेश से लोग मिलने आते थे, उनको खत लिखते थे। तो ये सारे काम उनको रहते थे। हजारों पत्रों का उत्तर देना होता था, यानी कि कई, देखो उस समय टेलीफोन तो था नहीं, तो लोग एक दूसरे से बात करने के लिए या तो तार करते थे या फिर पत्र लिखते थे। तो कई सारे लोग उनको पत्र लिखते थे। कई अनुयायी अपनी घरेलू उलझने भी गांधी जी को लिख भेजते थे। अनुयायी यानी कि उनको मानने वाले, यानी कि कई लोग उनको जो मानते थे गांधी जी को, तो अपने घर की जो समस्या हो ना, वो भी पत्र में लिखकर गांधी जी को पूछते थे कि इसका मैं क्या करूं, इस समस्या का उपाय आप मुझे बताइए। तो ऐसी सारी बातें भी उनको पत्र में मिलती थी। गांधी जी उन सबका उचित समाधान सुझाना अपना कर्तव्य मानते थे। यानी गांधी जी उन सभी पत्रों का जवाब बड़ी खुशी से देते थे, और वो समझते, ऐसा मानते थे कि इन सभी लोगों ने मुझे अपनी समस्या भेजी है, तो उस समस्या का समाधान क्या है, उसका उपाय क्या है, तो वो बताना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। ऐसी बातें इसमें बताई गई है। आगे है सुमंगल प्रकाश जी। प्रकाश भी गांधी जी की एक अनुयायी थे, यानी कि इस पाठ के, इस चैप्टर के राइटर सुमंगल प्रकाश इसका नाम है। वो भी गांधी जी को बहुत मानते थे, गांधी जी की सेवा करना चाहते थे। उनके मार्ग पर गांधी जी जो कहा वो रास्ते पर वो चलना चाहते थे। देश की आजादी के लिए वो भी कुछ काम करना चाहते थे। गांधी जी के सानिध्य में वर्षों उनके आश्रम में रहे थे, यानी कि गांधी जी के साथ उनके आश्रम में, साबरमती आश्रम में कई सालों तक वो उनके साथ रहे थे। एक बार
अस्वस्थ हो गए, यानी कि थोड़ा बीमार हो गए। एक समय ऐसा भी आया जब उनका मन उचाट हुआ, यानी कि एक समय ऐसा भी आया सुमंगल प्रकाश जी के जीवन में कि उनके मन में बहुत ही सारी दुविधा थी, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। ये सारे मन में बहुत सारे प्रश्न, उलझने होती रहती थी। समझ नहीं पा रहे थे कि जीवन में किस और मोड़ना चाहिए, यानी कि वो सोच नहीं पा रहे थे कि अपने जीवन को किस ओर ले जाना चाहिए। तो वे सोच रहे थे कि मैं क्या करूं। तो वे अपनी उलझने पत्रों में गांधी जी को लिखते रहे। गांधी जी ने उत्तर में जो पत्र लिखे उनमें 3 यहाँ प्रस्तुत है। यानी कि सुमंगल प्रकाश जी जो गांधी जी के साथ कई सालों तक रहे आश्रम में, फिर अपने कामकाज के लिए वहां से चले गए होंगे, और फिर उनके जीवन में एक ऐसा दौर आया कि वो बहुत ही ज्यादा दुविधा में पड़ गए कि जीवन में क्या किया जाए क्या ना किया जाए। उनके दिमाग में बहुत सारी उलझनें थी कि क्या करूं क्या ना करूं, कुछ वो समझ नहीं पा रहे थे। तो वो फिर क्या करते थे, उन सारे प्रश्नों को लिखकर वो गांधी जी को पत्र लिखते थे। कि गांधी जी को कहते थे कि मेरे जीवन में ऐसा समय आया है कि मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो वो सारे उलझने वो गांधी जी को पत्र लिखकर गांधी जी को भेजते थे। तो फिर गांधी जी ने उन पत्रों का जो जवाब दिया, तो उनमें से 3 पत्र, बहुत सारे पत्र उन्होंने गांधी जी को लिखे होंगे, और गांधी जी ने भी उत्तर में कई सारे पत्र उनको लिखे होंगे, लेकिन उनमें से 3 जो पत्र है वो इस चैप्टर में बताए गए हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। अब देखो, एक तो ये हमें सीखना है कि गांधी जी ने क्या कहा, वो तो हम जानेंगे ही, साथ में पत्र किस तरह से लिखते हैं वो भी यहाँ पर आपको समझना चाहिए। देखो गांधी जी ने अब पत्र लिखा है, क्या लिखा है, वर्धा 24/11 यानी कि 24 नवंबर 35 कौन सी होगी, आप लोग समझ सकते हो कि गांधी जी का जन्म सन 1869 में हुआ था, यानी कि सन 1869 में 69 में। तो वो 1835 तो हो ही नहीं सकता, तब तो वो थे ही नहीं। 2035 अभी तक आया नहीं है और महात्मा गांधी जी भी जीवित नहीं है, तो ये कौन सा 35 होगा, 1935 1935। तो ये 35 लिखा है तो आपको समझना है 1935, तब गांधी जी ने ये पत्र लिखा होगा। ची सुमंगल यानी कि चिरंजीव सुमंगल, कि तुम्हारे खत आते रहते हैं, सार्वजनिक मानसिक स्थिति अच्छी ना मानी। यानी कि गांधी जी ने सुमंगल के कई सारे पत्र उन्होंने पढ़े, तो वो क्या कहते हैं कि तुम्हारे खत आते रहते, यानी कि तुम हर बार मुझे पत्र लिखते रहते हो और वो मुझे मिलते भी रहते हैं। मानसिक स्थिति अच्छी न मानी, यानी कि गांधी जी ने सुमंगल के जो पत्र पढ़े और पढ़कर उन्होंने ऐसा माना कि सुमंगल की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, यानी कि वो बहुत सारी दुविधा में है। तो इसलिए कहते हैं अभी तुम मानसिक रूप से बहुत तनाव में हो, तो इसलिए वो कहते हैं मानसिक स्थिति अच्छी ना मानी। खाने के बारे में इतनी बेखबरी क्यों, यानी कि सुमंगल लिखते होगे खाना वो टाइम पर नहीं खाते होगे, या ठीक से नहीं खाते होगे, या ठीक नहीं खाते होगे। आप तीनों तरह से समझ सकते हो, टाइम पे नहीं खाते होगे, या ठीक नहीं खाते होगे, या क्या खाना वो भी नहीं खा ठीक से नहीं खाते होगे। तो खाने के बारे में इतनी बेखबरी क्यों, यानी कि समय पर खाना खाना चाहिए इंसान को, मात्रा का ख्याल रखना ही चाहिए। यानी कि मात्रा यानी कि कितने प्रमाण में हमें खाना चाहिए, हमें जितनी आवश्यकता है उतना खाना चाहिए, ना तो उससे कम ना तो उससे कहीं ज्यादा। देखो कम खाओगे तो भूखे रह जाओगे, तो भूखे रहकर भी आप काम नहीं कर पाओगे, और बहुत ज्यादा खा लोगे तो क्या होगा, आलस आ जाएगी, तो भी आप काम नहीं कर पाओगे, और वो पेट खराब करेगा वो अलग।
तो खाना खाने के लिए मात्रा की आवश्यकता जरूरी है। देखो, हम बचपन में कभी कभी ऐसा करते, हमारे भाई या दोस्त कभी हमारे साथ खाना खाने बैठे, तो कोई ज्यादा खाना खा रहे तो हम उसको दिखाने के लिए हम भी ज्यादा खाना खा लेते, या फिर कोई हमारा दोस्त भूखा रहे तो मैं भी भूखा रह सकता तो हम भी रह लेते। तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। देखो, हर एक इंसान का शरीर अलग अलग होता है। हमारा कोई दोस्त 4 या 5 रोटी खा जाता है, लेकिन हम रोज 3 ही खाते, तो हमें उसे दिखाने के लिए मैं 5 या 6 खा जाऊंगा, तो उससे ज्यादा ये करना चाहिए नहीं। हम जितना खा सकते हैं उतना ही खाई। अब एक सिंपल तरीके से समझो, कोई चींटी होती है, वो हाथी की बराबरी करने जाए कि मैं हाथी जितना खाना खा लोगे, मैं हाथी जितना बोझ उठा लोगी, तो वो नहीं हो सकता। तो उसी तरह से हर इंसान अलग अलग होता है। तो कोई इंसान ज्यादा खाना खाता है तो हमें उसे दिखाने के लिए हम भी खा सकते हैं, ऐसा मत करो। वो अपना पेट संभालेगा, हम अपना पेट संभालेंगे। और फिर कई सारे लोग भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं, तो हम अगर कर सकते हैं तो करो, लेकिन हमारे शरीर को दिक्कत होती है तो वो भी करना चाहिए नहीं। इसलिए यहाँ पर गांधी जी ने कहा मात्रा का ख्याल रखना जरूरी है, यानी कि जितना जरूरी है उतना खाओ, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। चीना बादाम मत छुओ, यानी कि चीनी और बादाम मत छुओ। सूखे बीज पत्र का त्याग करो। क्या चीजें वो खाने के कह रहे और क्या चीजों नहीं खाने को वो भी कह रहे। सूखे फल में अंजीर, मुनक्का, खजूर थोड़ा ले सकते हो, यानी कि थोड़ा ड्राई फ्रूट खा सकते हो तुम, बाकी नहीं, बाकी चीजें छोड़ दो। केले, पपीता, अंगूर सस्ते हो तब। जामुन, मौसम्बी, संतरा, टमाटर, बाजी की पत्तियां, कच्ची गाजर, इमली और नींबू, इतनी चीज में कुछ भी खा सकते हो। यानी कि गांधी जी ने उनको बताया क्या चीजें खानी चाहिए। तो कि केले, पपीता और अंगूर, ये चीज तब खाओ जब सस्ती हो, बाजार में बहुत ज्यादा महंगी मिल रही हो तो मत खाओ। इतने ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। और बाकी कई सारी चीजें उन्होंने बताई, जैसे कि जामुन है, मौसम्बी है, संतरा है, टमाटर है, बाजी है, भाजी की पत्तियां है, कच्ची गाजर है, इमली है और नींबू, इतनी चीजें कि तुम रोज खा सकते हो। तुम्हें दूध और उपरयुक्त सूर्य पक्व वस्तु से ही वर्षों तक नहीं नहीं तो 1 वर्ष निर्वाह करना चाहिए। यानी क्या कहा कि तुम्हें दूध और सूर्य पक्व, यानी कि सूर्य से जो पकने वाली चीज है, हम गैस से या चूल्हे से जो कर बनाते वो नहीं, जो अपने आप पक जाती है, सूर्य पक्व चीज। यानी कि दूध और ऐसी चीजों से कम 1 साल तक तो उससे गुजारा करना ही चाहिए। यानी कि और कोई चीज खानी चाहिए नहीं, निर्वाह करना, यानी कि उसी से 1 साल चलाओ। ऐसी चीजें खाओ जिसे पकाने ना पड़े, वो अपने आप कुदरत के रीत से ही पक जाए, नेचर में ही पक जाए, सूर्य के किरणों से ही पक जाए। और दूध, और कोई चीज लेनी चाहिए नहीं, कम से कम उससे 1 साल तो निकालना ही चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। आगे कहते हैं अक्टूबर का खर्च बहुत अधिक है। अब देखो, ये तो चीज गांधी जी ने बता दी कि क्या चीज खानी चाहिए और क्या चीज नहीं खानी चाहिए, और अपना जीवन किस तरह से चलाना चाहिए। साथ में राइटर ने, यानी कि लेखक सुमंगल प्रकाश जी ने अपने खर्च भी लिखे हो, कि मैंने क्या क्या खर्च किए, कहाँ कहाँ पैसे उन्होंने खर्च किए, यूज किए। तो वो भी गांधी जी बता रहे हैं कि ये फिजूल खर्ची है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो ये बता रहे अक्टूबर का खर्च बहुत अधिक है, यानी कि तुमने अक्टूबर मास में, अक्टूबर मंथ में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। अब कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए वो भी बता रहे कि ब्रश बिल्कुल अनावश्यक है, यानी कि ब्रश की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ब्रश वाला वो दातुन वाला ब्रश नहीं, हम दाढ़ी बनाते ना, जो बड़े लोग दाढ़ी बनाते, वो ब्रश की बात हो रही कि ब्रश बिल्कुल अनावश्यक है, उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों कहते हैं ऐसा? कि करोड़ों लोगों की हजामत, हजामत यानी कि जो दाढ़ी बनाते हैं ना, उसे हजामत कहते हैं,
कि करोड़ों लोगों की हजामत में ब्रश बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता। यानी कि देखो आजकल तो हजाम की दुकान पे, आप नाई की दुकान पे जाओ तो ब्रश होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारा देश बहुत गरीब था, बहुत सारे लोग गरीब थे, तो वो हजामत बनाने के लिए जाते थे, तो वो जो हजाम होता है वो पानी हाथ से लगाते, या साबुन होता है वो हाथ से लगा देता था, वो ब्रश इस्तेमाल करता नहीं था। ब्रश तो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग होते वही इस्तेमाल कर पाते थे। तो इसलिए यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि देश में करोड़ों लोग की हजामत के लिए ब्रश बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि उनको जरूरत नहीं रहती, तो तुम भी मत करो। तो वो पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, कि वो खरीदना चाहिए था, नहीं। आईना एक आने में मिल सकता है, या आईना यानी कि दर्पण, कांच, यानी कि वो एक आने में मिल सकता है। साबुन हाथ से लगा सकते हैं। 1 रुपया डाक खर्च ज्यादा है, यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए आप बाहर जाओ तो वो भी ज्यादा खर्च है, तो वो भी खर्च ज्यादा मत करो। क्या करो कि 1 रुपये में आईना, एक आने में आईना मिल जाएगा। साबुन हाथ से लगा लो और दाढ़ी अपने आप बना लो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि इससे पैसे बच सकते हैं। फिर क्या कहा कि 1 रुपया डाक खर्च ज्यादा है, यानी कि किसी को खत लिखा होगा तो उस खत के लिए पैसे खर्च किए होंगे, तो 1 रुपया ज्यादा है, कितने ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। देखो आज के जमाने में हमें 1 रुपया बहुत कम लगता है, लेकिन उस समय 1 रुपया बहुत ज्यादा होता था। 1 रुपये में कई सारी चीजें आती थी, तो इसलिए वो गांधी जी कहते हैं कि 1 रुपया बहुत ज्यादा खर्च। सर्कस में ज्ञान पाने के लिए जाना अनावश्यक मानता हूं, यानी कि राइटर ने गांधी जी को लिखा होगा कि वो सर्कस देखने गए होंगे। क्या देखने गए होंगे? सर्कस। और कहा होगा कि मैं ज्ञान पाने के लिए, नॉलेज के लिए सर्कस देखने गया। तो गांधी जी कहते हैं कि सर्कस में ज्ञान पाने के लिए जाना अनावश्यक है, कि वो जरूरी नहीं, सर्कस का जो ज्ञान है वो वैसे भी प्राप्त किया जा सकता है। तो वहां टिकट खर्च करके टिकट लेकर देखने जाना वो जरूरी नहीं है, तो वो पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। किसी बहन को 2 रुपये की पुस्तक नहीं भेजते हुए तो उसका कुछ अनिष्ट होने वाला न था। फिर उन्होंने खर्च में लिखा होगा कि अपनी कोई बहन होगी, उसको किताब खरीद कर 2 रुपये की किताब भेजी होगी। तो गांधी जी कहते अगर तुमने उस बहन को 2 रुपये की किताब नहीं भेजी होती तो उसका कोई बुरा होने वाला नहीं था, तो वो भी खर्च करने की जरूरत नहीं थी। यानी कि ये फिजूल खर्ची है, कि उस समय पैसे भारत देश में देशवासियों के पास बहुत कम थे, तो ऐसे पैसे खर्च करने चाहिए नहीं, ऐसे वो कहते हैं कि बहुत सावधानी की आवश्यकता है, यानी कि तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, तुम बहुत ज्यादा पैसे ऐसे फिजूल में खर्च रहे हो। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत सावधानी की आवश्यकता है। तो ये गांधी जी ने उनके बारे में लिखा है। आगे कहते हैं फिर एक दूसरा पत्र वर्धा कब लिखा गया कि 7 दिसंबर 1935, यानी कि ये पत्र जो लिखा गया उसे तकरीबन 15 दिन बाद। प्रिय सुमंगल, क्या कहते? प्रिय सुमंगल, कि तुम्हारा पत्र आया, अच्छा हुआ माता के पास गए, तुम्हारी शांति चिरस्थायी हो, संयम शक्ति बढ़े, तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो। तो गांधी जी ने कहा, क्या कहा कि तुम्हारा पत्र आया, यानी कि सुमंगल ने कोई पत्र लिखा होगा और उसमें उसने बताया होगा कि वो अपने घर गए, अपनी माँ के पास गए होंगे और उनको शांति मिली होगी, अच्छा लगा कि मैं काफी सालों बाद अपनी माँ के पास आया हूँ। तो ये बात उन्होंने गांधी जी को लिखकर भेजी थी पत्र में, तो वो गांधी जी ने पढ़ी। तो फिर गांधी जी ने उत्तर दिया, तुम्हारा पत्र आया, और कहा कि अच्छा हुआ कि तुम माता के पास गए, यानी कि इतने सालों बाद
तुम अपनी माँ के पास गए वो अच्छा हुआ। और फिर सुमंगल ने लिखा था कि मुझे शांति मिल रही, अच्छा लग रहा है। तो गांधी जी ने क्या कहा कि तुम्हारी शांति चिरस्थायी हो, यानी कि ये शांति तुम्हारी बनी रहे, तुम शांति से अच्छी तरह से रहो। क्योंकि पहले के खत में हमने कहा था ना कि वो बहुत उलझन में थे, क्या करे क्या ना करे, वो सारी दुविधा में थे। तो अब वो सारी उलझने चली गई, तो इसीलिए वो कहते हैं मुझे शांति मिली। तो गांधी जी ने उन्होंने उत्तर में कहा कि ये तुम्हारी शांति चिरस्थायी हो, यानी कि लंबे समय तक तुम शांत रह सको, तुम्हारी संयम शक्ति बढ़े। संयम शक्ति क्या? अपने आप पर काबू पाना, उसे संयम कहते हैं। तो संयम यानी कि देखो, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती है। उस 5 इंद्रियों पर जो काबू पा सकता है वो कौन पा सकता है? कि जिसकी छठी इंद्रिया, 6 सेंस अपने काबू में हो। कौन कौन सी 5 इंद्रियां? तो एक होता है स्पर्शेंद्रिय, हम किसी को छूते हाथ या पैर से, वो एक होती है। दूसरी आंख होती है जिसे हम देखते हैं। तीसरी इंद्रिय कौन से? कान होते हैं जिससे हम सुनते हैं। तीनवी एक होती है हमारी नाक जिससे हम सूंघते हैं, और एक होती है हमारी जीभ जिसे हम चाखते हैं, किसी को स्वाद ले, किसी चीज का स्वाद लेते हैं। देखो, ये 5 इंद्रिय जिसके काबू में हो वो दुनिया में सब कुछ कर सकता है। क्यों? देखो, सिंपल तरीके से समझो। हम क्लास में बैठे, सर पढ़ा रहे, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट के हाथ का अपने कंट्रोल में नहीं होते। वो कुछ ना कुछ हाथ में लेकर कुछ ना कुछ लिखेंगे, या किसी ना किसी को उंगली करेंगे, या किसी ना किसी को हाथ से छेड़ेंगे। तो क्या हुआ? वो हाथ काबू में रहा नहीं, किसी को मारते रहते हैं, तो अपने हाथ पे कंट्रोल नहीं है। दूसरा, आंख होती है, जहां देखना चाहिए वहां पर हम नहीं देखते। बोर्ड पर सर पढ़ा रहे तो हमारा ध्यान वहां पर नहीं होता, हम इधर उधर देखते हैं। तो वो हुआ, हमारी आंख पर हमारा काबू नहीं है। फिर हुआ कान, जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनते। सर पढ़ा रहे, सर बार बार कह रहे यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो, लेकिन थोड़ी सी भी कहीं और आवाज आई तो सीधे वहां पर मुड़ गए। तो हमारे कान पर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता कि जो सुनना है मैं वही सुनूंगा, बाकी कुछ लोग जितनी भी आवाज करे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं, ऐसे तरह से काम करना। फिर होती है नाक। घर पर हम पढ़ रहे, लिख रहे, या कुछ काम कर रहे अपना स्कूल का या अपने पढ़ाई का, लेकिन मम्मी अगर कुछ बना रही है तो सीधी नाक पे खुशबू आई तो सीधा हम वहां चला जाएंगे। या फिर क्लास में भी होता है ना कि कभी कभी सर पढ़ा रहे, बहुत ध्यान से पढ़ा रहे, लेकिन हमें बदबू आ जाती है, तो भी हम फिर नाक बन के इधर उधर देखने लगेंगे, हंसने लगेंगे। तो ये हुआ, हमारा नाक पर कंट्रोल नहीं है। फिर होता है हमारा जीभ। न बोलने की चीज हम बोल लेते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल होता नहीं है। तो संयम शक्ति बढ़े, यानी कि ये 5 चीजों पर कंट्रोल पाना, ये तुम्हारा बढ़े। क्योंकि वो हर इंसान की बस की बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं होती। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकते हैं। अगर आपने पा लिया तो आपको दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं कि आप कहो कि मुझे याद नहीं रहती, मुझे समझ में नहीं आता, वो सारी प्रॉब्लम चली जाएगी। तो ये कंट्रोल पाना चाहिए, कोशिश करते रहना। आगे कहते तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, यानी कि तुम्हारी तबीयत अच्छी रहे, तुम अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे कहते हैं ट्रीने की इन ट्रू विद द इन्फंट, बहुत अच्छी किताब है। यानी कि कोई ट्रीने नाम का राइटर होगा, गांधी जी ने उनकी किताब पढ़ी होगी, तो वो लेखक को यानी कि सुमंगल जी को सजेस्ट कर रहे हैं कि ये अच्छी किताब है, मैंने पढ़ ली थी, यानी कि मैंने वो किताब पढ़ी है,
स्मरण है, याद भी है, यानी कि वो किताब मुझे याद भी क्या लिखा है उसमें, अच्छी लगी थी, यानी कि वो मुझे अच्छी भी लगी, यानी कि वो लेखक को सजेस्ट करे कि तुम भी ये किताब पढ़ो। साथ में कहते हैं रविंद्रनाथ की साधना अवश्य बार बार पढ़ने योग्य है। रविंद्रनाथ कौन? हमारे राष्ट्रगीत के रचयिता, जनगण मन के रचयिता, जिसे भारत में गुरुजी कह के संबोधित किया जाता है, बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें भारत का राष्ट्रगीत, स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगीत लिखा था। और उन्होंने एक किताब लिखी है गीतांजलि। उस किताब पर दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पारितोषिक जिसे कहा जाता है, नोबेल प्राइज किया कहा जाता है, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला है। दुनिया के एकमात्र राइटर ऐसे जिन्होंने 3 देश के राष्ट्रगीत लिखे, सिर्फ भारत का ही नहीं, लेकिन जब भारत में से पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी रविंद्रनाथ टैगोर जी को रिक्वेस्ट की थी कि हमारा राष्ट्रगीत आप लिख दीजिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको पाकिस्तान का राष्ट्रगीत लिख के दिया। फिर बाद में पाकिस्तान वालों ने अपने किसी कवि का राष्ट्रगीत अलग से कुछ समय बाद लिखवाया, लेकिन पहले तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के हाथ से लिखवाया ही उनका राष्ट्रगीत था। फिर जब पाकिस्तान में से बांग्लादेश अलग हुआ सन 1975 में, 16 दिसंबर 1972, माय मिस्टेक, 1972, 16 दिसंबर 1972 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भी रविंद्रनाथ टैगोर जी को रिक्वेस्ट की कि आप हमारा राष्ट्रगीत लिख दीजिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 3 देश के राष्ट्रगीत लिखे और बहुत ही विद्वान व्यक्ति। तो उनकी एक किताब है साधना, उनके द्वारा लिखी गई एक किताब है साधना। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की ये किताब गांधी जी कहते बार बार पढ़ने योग्य है, कि एक बार नहीं कई बार पढ़ो, अच्छा लगेगा, अच्छी किताब है। आगे कहते हैं कि एक बात याद रखना कि पढ़ना अच्छी आदत है, यानी कि गांधी जी कहते हैं सुमंगल जी को कि तुम एक बात याद रखो कि पढ़ाई करना, किताब पढ़ना अच्छी बात है, क्योंकि उसमें बहुत सारी नॉलेज हमें मिलती रहती है। तो पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, पढ़ाई कभी बंद करनी चाहिए नहीं। जब भी फुर्सत में समय मिले कोई अच्छी किताब हमें पढ़नी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये किताब कहाँ एग्जाम में आने वाली है। देखो, एग्जाम की चीजें पढ़ना वो तो हम पढ़ ही लेते, लेकिन दुनिया में कई सारी ऐसी नॉलेज है जो एग्जाम में नहीं आती लेकिन हमारे जीवन में काम आती। तो वो आप किताब पढ़ते रहोगे तभी आपको समझ में आएगा कि कई सारी चीजें, जैसे कि मैंने अभी आपको रविंद्रनाथ जी के बारे में बताया, तो ये किसी एग्जाम में या टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कोई और किताब पढ़ते रहते हो तो उसमें से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती रहेगी। तो अभी देखो आपके पास बहुत ज्यादा फुर्सत का समय होता है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग गेम खेलते हैं, फ्री फायर है, पबजी है, तो ये सारी चीजें जीवन में काम नहीं आती। आप बन सके तो कोई अच्छी किताब पढ़ते रहिए, क्योंकि किताब आपके जीवन में काम आएगी। जीवन में आप जब आगे बढ़ोगे तो कोई पबजी या फ्री फायर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जीवन में काम आता है तो किताब में लिखी हुई बातें अगर कहीं पढ़ा होगा तो कहीं से किसी से आप बात कर सकते हैं कि ये नहीं ये होता है। तो अच्छी किताब जहां भी मिले उसे पढ़ना चाहिए। सिर्फ किताब ही नहीं, साथ साथ में आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि है उसकी भी अलग किताब ढूंढो। मानो कि आपको साइंस अच्छा लगता है तो साइंस की भी अलग किताब होती है, टेक्स्ट बुक के अलावा किताब होती है, वो पढ़ो। आपको हिंदी अच्छा लगता है तो हिंदी साहित्य ढूंढो, आपको मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स की किताब ढूंढो, या फिर मैथ्स के जो बड़े बड़े विद्वान हो चुके हैं उनके बारे में पढ़ो। तो ये सारी चीजें जाननी जरूरी है कि ये सारी चीजें क्या है।
आप जानोगे, समझोगे। स्पोर्ट, चल स्पोर्ट के बारे में बहुत किताब होती है, तो वो भी खेलना तो है ही, साथ में किताब रख पढ़ो तो उसके बारे में भी नॉलेज होगी। जैसे कि एक हमारे एक दिन पहले ही, कल ही हमारे देश के एक बहुत बड़े हॉकी के प्लेयर हो चुके मेजर ध्यानचंद, उनकी पुण्यतिथि गई, उनकी तिथि गई। पूरे देश ने उनको याद, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट ने उनका बारे में नाम भी नहीं सुना होगा। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी हो चुके थे। जब भारत आजाद नहीं हुआ तब उन्होंने लगातार 3 ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था। और एक समय ऐसा आया कि 1932 या 33 में जर्मनी में ओलंपिक खेला जा रहा था, और जर्मनी का उस समय का राष्ट्रपति था, आपने नाम सुना होगा, एडोल्फ हिटलर। और मेजर ध्यानचंद की हॉकी खेलते हुए देखकर उनसे इतना प्रभावित हुआ, उन्होंने ऑफर दी थी कि आप हमारे देश में आ जाओ, हमारे देश की तरफ से खेलो। और मेजर ध्यानचंद ने वो बात ठुकरा दी थी। तो ये बात सुनो, ये बात भी सीखनी होती है। स्पोर्ट में भी ऐसे ऐसे महान खिलाड़ी हो चुके, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये सारी बातें भी किताब में ही मिलती है। तो किताब पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे वो कहते हैं, पढ़ा हुआ थोड़ा भी यदि हृदयगत हो जाए तो अच्छा है। यानी कि थोड़ा भी, हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, तो उन पढ़ा हुआ किताब में से थोड़ा भी हृदयगत यानी कि हमारे दिमाग में उतर गया, हम उसकी बात समझ गए, तो वो बहुत अच्छा है। मानो कि आपने 100 पेज की या 500 पेज की आपने किताब पढ़ी, लेकिन उसमें से एक पेज भी आपके दिमाग में बैठ गए कि ये बात है, तो वो जीवन में आपको जरूर काम आएगा। वो कभी फेल होता नहीं। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि पढ़ा हुआ थोड़ा भी हृदयगत हो गया, आपके दिमाग में बैठ गया, तो वो जीवन में आपको आगे जाके बहुत ज्यादा सफलता दिलवाता है। आगे कह दे बापू के आशीर्वाद, यानी कि महात्मा गांधी ने उनको आशीर्वाद दिया है। चलिए आज का चैप्टर यहां तक ही रखते हैं, जिसके क्वेश्चन है हम ले लेते हैं। आगे कहते हैं, चलिए किसका क्वेश्चन है, घेवरिया रूही। रूही क्या क्वेश्चन है, रूही?